जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? रेड में आवाज़ आ रही है? स्क्रीन भी शो हो रही है? यस, चलो ठीक हो। चलो जी, हम करते हैं, स्टार्ट करें। हो गए हो पूरे? हो ही गए हो पूरे मेरे ख्याल में। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आवाज़ कटिंग हो रही है? क्लियर है वॉइस? एक सेकंड में, अभी कटिंग हो रही है। अच्छा, होनी तो नहीं चाहिए, मैं देख लेता हूँ जरा। आवाज़ सब ठीक है? चलो, अगर दोबारा इशू आया तो फिर मुझे बताना। वो डबल, वो मैंने कनेक्ट किया था इसलिए डबल आ रही है। चलो, अगर अब डिस्टॉर्शन हुई तो फिर मुझे बताना। हाँ, वो अब डबल नहीं आएगी, अब तो सेम, अब तो सही आ रही है ना? अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर इशू हुआ तो फिर बताना फिर इसको। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आज हमने सितंबर के जो फर्स्ट हाफ के करंट अफेयर्स हैं उनको देखना है। सबसे पहले जो सा है ना, लकीरें मारनी होती हैं तुमने। अब खैर है, अच्छा चलो। अच्छा जी, तो 2021 के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ करवाई थी। सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर के हुर्रियत लीडर थे। तो ये बार बार ये ए ई लिखा हुआ है, ये एज है, ठीक, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो ये बार बार एफपीएससी में भी सवाल पूछा गया, पीपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया कि सैयद अली शाह गिलानी जो उनसे हैं वो कितनी साल की एज में उनकी डेथ हुई। तो 1 सितंबर को उनकी डेथ हुई 2021 के अंदर, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 के करंट अफेयर्स में भी आपको मिलेगा। तो आज आपकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी ये। तो इनकी एज पूछी जाती है कितने साल में इनकी डेथ हुई थी, तो 92 ईयर्स की एज के अंदर इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। उसके बाद जो सा है इसमें आज जो सा थोड़े से करंट अफेयर्स ज्यादा हैं, तो जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाली चीजें होंगी वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और जो सिंपल सी चीजें होंगी, जैसे ये मिलिट्री ड्रिल्स हैं, ठीक है, ये वो स्टॉक मिलिट्री ड्रिल्स कहाँ हो रही हैं, ये आपकी बेसिकली चाइना के रशिया के अंदर हो रही हैं। ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि चाइना ने भी इसको क्या किया, चाइना ने भी इसको अटेंड किया, ठीक है। इसको क्या है, चाइना ने भी क्या किया, अटेंड किया। तो इस वजह से जो सा है क्या है, आपकी ड्रिल्स जो सी हैं वो काफी न्यूज के अंदर रही, मिलिट्री एक्सरसाइजेस थे बेसिकली। उसके बाद ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इसका पीडीएफ। पीडीएफ यार, ये वीडियो आपकी यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है ना। तो ये जो लास्ट की भी पीडीएफ है, ये उन्होंने आपकी अभी गेलो ले पर ले मालो ये जो अभी वीडियो चल रही है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ड्राइव का लिंक पर मिलेगा, ले ठीक हो ले गया। मां उसकी ड्राइव के अंदर आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा, और उसकी ड्राइव के अंदर लास्ट पीडीएफ भी और ये वाली पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, ठीक हो गया। जनाब। माइक तो आई थिंक सबके ऑफ है, मैं भी कर देता हूँ सबको ऑफ। अब खत्म हो गई है ना आवाज वो? आई थिंक कोई म्यूट म्यूट नहीं था, अनम्यूट था। अब क्लियर है? चलो शुक्र।
अच्छा जी, उसके बाद जो सा इन्फ्लेशन, आपकी जो महंगाई होती है, ये जो आपकी महंगाई होती है आपकी इस साल अगस्त के अंदर, क्योंकि अगस्त का जो डाटा है वो आपके सितंबर के स्टार्ट के अंदर आता है, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है। तो 27.3% जो सी है, और ये 47 साल, आज से 47 साल आप पीछे जाओगे तो आप अपनी कैलकुलेशन करके देख लेना कि 47 ईयर पहले जो सा है वो कौन सा ईयर बनता है। ये अराउंड जो सा है आपका 1980 का कोई बनेगा, या 1980 से पहले का मेरे ख्याल में शायद, बल्कि 1980 के अराउंड या 1970s के अंदर कोई बनेगा ये, तो आप इसको देख लेना आपने, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ 20, आप लोगों को पता है ग्रुप ऑफ 20 इस दफा उसका समिट भी होना है। लास्ट टाइम समिट जो हुआ था वो इटली के अंदर हुआ था, ग्रुप ऑफ 20 का, आपका G20 जिसको कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम उसका समिट कहाँ हुआ था? इटली के अंदर हुआ था। तो अब 2022 के जितने भी आपको करंट अफेयर्स के अंदर मेरे मिनिस्ट्रियल जो उनके मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर्स, उनका समिट भी बताया था, वो भी कहाँ हुआ था? बाली के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया का शहर है। तो अभी उनकी क्लाइमेट के ऊपर टॉक्स हुई हैं, वो भी कहाँ हुई हैं? वो भी बाली के अंदर हुई हैं। तो अगर अभी आप लोगों से ये सवाल पहले भी पूछा गया था अभी FPSC के अंदर कि G20 2022 का समिट कहाँ होना है, तो ये पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, दोबारा आज रिवाइज हो जाएगा कि 2022 का जो इनका फॉर्म आपका समिट होना है वो आपका कहाँ होना है? वो आपका इंडोनेशिया के शहर बाली के अंदर होना है, ठीक है। बाली इंडोनेशिया के अंदर G7। अभी तो ये क्लाइमेट की टॉक्स वगैरह चल रही थी कि क्लाइमेट के जो इश्यूज आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में भी फ्लड आया हुआ है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करता हूँ। तो ये जो आपके क्लाइमेट G20 है, G20 की फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस पूछी जाए आपसे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस पूछी जाए, हेड ऑफ स्टेट की कॉन्फ्रेंस पूछी जाए 2022 की, तो ये सारी कहाँ होनी है? ये सारी आपकी होनी है इंडोनेशिया बाली के अंदर। 2022 की जो सी कॉन्फ्रेंस है वो सारी इसके अंदर होंगी। उसके बाद ये सवाल आप लोगों को मेरे ख्याल में याद होगा, ये आप लोगों को जब मैंने यूक्रेन और रशिया की जंग के बारे में बताया था फेब के अंदर, 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। तो उसमें मैंने आपको खार्किव हो गया, उसके मरियोपल हो गया, और उसके 2-3 जो शहर हैं उनके बारे में बताया था कि वहां हमला किया है। तब मैंने आप लोगों को ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का बताया था, ठीक है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का बताया था। और ये तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लार्जेस्ट है इन यूरोप, ठीक है। तो ये आजकल दोबारा न्यूज में है, क्योंकि वहां रशिया ने जब हमला किया तो इसमें से आपको पता है न्यूक्लियर जो आपका होता है यूरेनियम, ये बड़ा खतरनाक होता है, रेडिएशंस होती हैं। तो आजकल दोबारा ये न्यूज में है, तो मैंने कहा चले आप लोगों का इसी बहाने ये रिवीजन हो जाएगी कि अगर आपसे ये सवाल लाजमी पूछा जाएगा आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो भी टेस्ट होंगे कि लार्जेस्ट, शहबाज ये उस्ताद को तंग कर रहे हो ना जानबूझ के? मुझे भी नहीं पता इसको कैसे पढ़ना है, ये जानबूझ के इम्तिहान ले रहे हो ना उस्ताद का? इसको गूगल करके ना, और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो सी है वो ऑन करके देख लेना, इसको क्या पढ़ते हैं, जेफोरीजिया पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे, तो इसको देख लेना, ये जो सा है ना, इसको किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। इसको देख लेना किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है। मैंने एक जगह सुना था इसको अल जजीरा के अंदर, लेकिन मेरे जहन से इसकी प्रोनाउंसिएशन निकल गई। मैंने सुना था लास्ट टाइम जब मैंने इसको डिस्कशन की थी ना, तब मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनी थी अल जजीरा के ऊपर, तो उसके बाद मेरे जहन से निकल गया, लेकिन देख लेना, इतना कोई वो नहीं है इसको। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान की एक सोसाइटी है रेड क्रिसेंट सोसाइटी, ठीक है, रेड क्रिसेंट सोसाइटी। ये जो आपके क्या कहते हैं मेडिकल सप्लाईज वगैरह पहुंचाए जाते हैं, उसको वो है आपकी रेड क्रिसेंट सोसाइटी। तो इसके जो चेयरमैन है पहले अबरारुल हक साहब थे, ठीक, जो PTI के आपके पाकिस्तान के गुलकार एक सिंगर भी हैं अबरारुल हक, तो वो पहले इसके चेयरमैन थे। तो उनसे जो सा है वो इस्तीफा लेके उनके कोर्ट के अंदर पे इश्यूज चल रहे थे, तो अब जो सा है आपके सरदार शाहिद अहमद लगारी जो से हैं, सरदार शाहिद अहमद लगारी को नया पाकिस्तान रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट सोसाइटी का चेयरमैन लगाया गया है 3 सालों के लिए। ये 3 साल याद कर लो तो भी सही है, अगर ना ही करोगे फिर भी इतना मसला नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहा, कोर्ट के अंदर भी ये मामला गया था। अबरारुल हक साहब इसकी जो चेयरमैनशिप है वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, तो लेकिन छोड़नी पड़ी एट द एंड उनको। तो इस तरह जो सा है इसको नया लगाया गया है, और इसी साथ ही ये MCQs आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट डेज के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट डे कब मनाया जाता है? 8 मई को जो सा है वो आपका इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट डे जो सा है वो मनाया जाता है। अच्छा जी, ये MCQs ये मेरे ख्याल में हर किसी को अब तो जबानी याद हो गया होगा, जितने व्हाट्सएप के ऊपर ये स्टेटस लग लग के शेयर हुआ था कि 5वीं जो सी है इंडिया जो सी है वो बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है अकॉर्डिंग टू द GDP, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट है GDP, ठीक है, जीडीपी की अगर हम बात करें तो GDP ये आपके उसने ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि इंडिया की GDP जो सी है वो 5वें नंबर पर बढ़ गई है उसकी। तो इंडिया जो सा है वो क्या है? फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है, और उसने पीछे किसको छोड़ा है? यूके को। उसने, ये मैंने नीचे तरतीब में लिखा हुआ है, पहले नंबर पर सबसे बड़ी GDP किसकी है? USA की। सेकंड नंबर पर GDP किसकी है? चाइना की। थर्ड नंबर पर आपकी जापान की है। फोर्थ नंबर पर जर्मनी है। फिफ्थ नंबर पर अब इंडिया आ गया है,
और पहले 5th पर कौन था? यूके था, बर्तानिया था। अब यूके कहां चला गया? 6 नंबर पर चला गया। और ये आपकी जो सा है 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, ये रिपोर्ट किसने शाया की है? ब्लूमबर्ग। ये ब्लूमबर्ग जो सा है आपका एक क्या कहते हैं, बिजनेस के रिलेटेड एक मोतबर इदारा इसको समझा जाता है, ब्लूमबर्ग। इसका न्यूज़पेपर भी है। तो ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट जो सी शाया की है, जिसके मुताबिक इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन चुका है। और ये ऐसा याद करना नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन ये आप लोगों को एक समझ लो कि क्योंकि ये हमने बात की थी कि गोटाबाया राजापाक्सा साहब जौन से हैं, जिनको हटाया गया था श्रीलंका का, तो ये आपके जौन से हैं मालदीव गए, फिर मेरे ख्याल में सिंगापुर चले गए थे। तो ये जौन से अब अपने मुल्क जौन से वापस आ गए। तो ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए ऐड किया ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि वो भाई साहब गए थे, तो सर ने लिखवाया था, तो अब वो अपने मुल्क वापस आ गए। तो बस ये एक तरह से क्या है, डेवलपमेंट है, इसको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने घर वापस आ गए। हाँ, अगर कभी पूछ लिया जाए कि वो जब भागे थे तो कहाँ गए थे, तो वो मैंने आप लोगों को पहले लिखवाया हुआ है, तो वो आप लोगों ने देख लेना। ये बस एक तरह की डेवलपमेंट थी कि गोटाबाया राजापाक्से साहब जौन से हैं, जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे, अब तो जौन सा है विक्रम सिंघा साहब जौन से हैं वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, तो वो अपने मुल्क जौन से हैं जो गए थे वो, तो वो वापस आ गए। उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जौन सी है, पाकिस्तान आपको पता है अभी तक ग्रे लिस्ट के अंदर है, अभी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक 15 रुकनी टीम आई थी FATF की पाकिस्तान, उन्होंने 5 दिन का विजिट किया है। और उसके बाद उम्मीद ये है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान अक्टूबर के अंदर इनका इजलास होगा, तो वो अक्टूबर के करंट अफेयर्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे। अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान के लिए इजलास होगा, और उससे उम्मीद है कि पाकिस्तान अक्टूबर के अंदर 2022 के अंदर FATF की ग्रे लिस्ट से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपका जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी टीम आई थी, उसने विजिट किया है पिछले हफ्ते, ये मैंने आगे मेंशन किया है, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक। और पाकिस्तान अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह अपने जहन में रखो कि पाकिस्तान इससे बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो सा ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा रिसेंटली जो सा है जापान ने या इसराइल ने किसके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट जो सा है वो साइन किया है। तो इसराइल और जापान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट जो सा है वो साइन किया है, जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री जो सा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से डील वगैरह की गई है कि हम आपस में कोऑपरेशन करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जापान एक तरह से पहले न्यूट्रल होता था, ठीक है, आप लोगों को पता है कि न्यूट्रल जोन सा है वो जानवर होता है, तो जापान जोन सा है वो क्या था, वो पहले न्यूट्रल था मिडिल ईस्ट के हवाले से, ये जो आपके अरब ममालिक हैं। तो अब उन्होंने ये जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, तो काफी सारे मुल्कों को ये लग रहा है कि इसराइल की तरफ जापान जोन सा उसका टिल्ट बढ़ रहा है, तो इसलिए ये एग्रीमेंट काफी न्यूज में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इसराइल ने किससे एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है या जापान ने किस मुल्क के साथ अपना डिफेंस एग्रीमेंट किया है, तो वो इसराइल है। कि 30 अगस्त को डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों मुल्कों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफेंस एग्रीमेंट किस किस के दरमियान हुआ है। उसके बाद जौन सा है आपको पता है यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस साहब जौन से हैं, पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है, ये आप लोगों को सबको पता होगा, बड़ा पुराना ये है। तो इन्होंने जौन सा है यूएन के लिए नए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है अफगानिस्तान के लिए एक इंसान को लगाया है, उनका नाम है रोजा। उनका क्या नाम है, आगे नाम मुझे पता है ना, आप लोगों ने याद करना है, सिर्फ रोजा से याद रख लें, ठीक है, आप इसको क्या है सिर्फ रोजा से याद रख लें। और ये किर्गिस्तान के पुराने प्रेसिडेंट हैं, ये भी आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोजा से याद रख लें कि इस इंसान को क्या किया है, यूनाइटेड नेशन ने अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लगाया है अफगानिस्तान के लिए। आपको पता है अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है पाकिस्तान के हवाले से भी, आज भी अभी आगे डिस्कस करेंगे, SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो सा है वो अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी साल 2022 के अंदर लंदन के अंदर पहली दफा काफी अरसे बाद जो सा है वो पोलियो का केस जो सा है वो क्या कहते हैं पोलियो का वायरस जो सा है वो पाया गया है। तो अब न्यूयॉर्क के अंदर पोलियो का केस आया है 2013 के बाद, ये 2000 मैं तो शायद दुनिया में आगे नहीं, ये भी छोटी सी मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, 2013 के बाद, ठीक है, 2013 है, ये क्या लिखा हुआ है 2013। 2013 का मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट जो सा है आपके 9 सालों बाद जो सा है न्यूयॉर्क में पहली दफा पोलियो का केस आया है, और वहां जो सा है वैक्सीनेशन और ओवरऑल जो सा है वो काफी हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस, अगर मैं अभी जो मैंने PDF आपके साथ ये मिले भी आपके साथ शेयर भी होगी, 4 चीजें जो आप लोगों को इसमें से भूलनी नहीं चाहिए। एक जो अभी करवाने लगा हूं, एक आगे क्वीन के ऊपर डिस्कशन होगी, और थर्ड SCO का समिट है, ठीक है, ये आप लोगों को किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, ये सबसे ज्यादा। बाकी चीजें भी हैं, उनमें और भी जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, ज्यादातर तो सारी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हो जाती हैं PDF के अंदर, ताकि आप लोगों के पास एक्स्ट्रा डाटा चला जाए। तो आपको पता है पहले बोरिस जॉनसन साहब जॉन से हैं, वो क्या थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। इसको चलें वो मैं फिर बाद में देख लूंगा। अच्छा, लिज ट्रस जोन से हैं, पहले क्या थे, बोरिस जॉनसन साहब जोन से हैं, वो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका ताल्लुक भी कहां से था, कंजर्वेटिव जोन सी है, कंजर्वेटिव पार्टी से था, कंजर्वेटिव पार्टी से था। 2 पार्टीज हैं बर्तानिया के अंदर, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है, ठीक है, 2 पार्टीज हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है।
तो बोरिस जॉनसन जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका ताल्लुक भी कंजर्वेटिव पार्टी से था, और अब नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये फीमेल है, इनका क्या नाम है, लिज ट्रस। ये आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ये रीसेंट डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। जैसे अभी जर्मनी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का जो चांसलर बदले थे, ओलेफ शोल्ज आए थे, तो उनका नाम बार बार पूछा जाता था। तो लिज ट्रस, इनका ताल्लुक कहां से है, ये लाजमी याद रखना है, कंजर्वेटिव पार्टी से। और इन्होंने जौन सा है 5 सितंबर को इन्होंने मलका से मुलाकात की, और उसके कुछ दिन बाद मलका जौन सी हैं कंजर्वेट, इनका निशान, सिंबल, ये देखना पड़ेगा। इनका आई थिंक इनका इलेक्शन उस तरह से कोई है नहीं, इसको देख लेना बाद में, मैं बाद में चलो बताऊंगा इसको, इसको मैं बाद में देख के जौन सा है वो बताऊंगा। ग्रे लिस्ट का क्या मतलब है? ग्रे लिस्ट होती है कि अगर आप टेररिज्म को फंड कर रहे हो, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, तो आपको जो सा एक स्पेसिफिक वॉच लिस्ट में डाला जाता है, उसको ग्रे लिस्ट कहते हैं, उसको ग्रे लिस्ट कहते हैं। तो बर्तानिया की जौन सी है ये नई प्राइम मिनिस्टर आई, और इन्होंने एक चीज याद रखिएगा, उनमें जौन सा है जो पार्टी का लीड, वो पार्टी अपना लीडर चुनती है। जब पार्टी अपना लीडर, उनका एक प्रोसेस आपको समझने की जरूरत नहीं है। जब वो पार्टी अपना लीडर चुन लेती है, तो वो लीडर जौन सा है वो जाके क्वीन से मुलाकात, या किंग से, जो उनका मोनार्क होता है, पहले क्वीन थी अब तो किंग हो गया, तो उनसे मुलाकात करता है या करती है। तो जब वो उससे मुलाकात करती है या करता है, तो उसके बाद वो ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो इन्होंने भी जाके क्वीन से मुलाकात की, ये प्राइम मिनिस्टर बन गई, और क्वीन उसके बाद जौन सी हैं वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। तो ये इसके में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी क्या होता है, वजीर खारजा होता है, ठीक है, वजीर खारजा। जेम्स क्लेवरली जोन से हैं, जेम्स क्लेवरली जोन से हैं, वो क्या है, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और डिफेंस सेक्रेटरी, इन दोनों का नाम आप लोगों ने याद रखना है, बेन वेलेस, बेन वेलेस, आई थिंक पहले भी बेन वेलेस ही थे, ये जोन से हैं चेंज हुए हैं, क्योंकि पहले फॉरेन सेक्रेटरी ये लिज ट्रस थी, ये लिज ट्रस पहले फॉरेन सेक्रेटरी थी बोरिस जॉनसन की कबीना के अंदर। तो अब ये खुद प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं। तो ये आपने, क्योंकि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस है अभी, अभी जो सा है कल मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी लंदन जा रहे हैं, क्योंकि 19 को, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सा है, ये 3 नाम आप लोगों ने लाजमी इसके याद रखने हैं। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यूज है कि अभी फर्स्ट इनहेलेबल, कि आप इनहेल कर सकते हो, ऐसी एक कोविड की वैक्सीन बनाई है, वो किसने बनाई है, वो आपकी चाइना ने अप्रूव की है। तो ये उम्मीद है कि मार्केट में भी आ जाएगी। अब तो कोविड का नाम भी नहीं सुनते, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो ये हमसे लाजमी पूछी जा सकती है। अच्छा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें शायद आपसे डेट भी ना पूछी जाए कि 4 सितंबर को एक धमाका हुआ है, लेकिन सवाल ये पूछा जा सकता है, रशिया बहुत न्यूज में है जंग की वजह से, कि रशियन एम्बेसी के ऊपर एक हमला हुआ है। कौन से मुल्क के अंदर हमला हुआ है? तो काबुल अफगानिस्तान के अंदर रशियन एम्बेसी के ऊपर एक हमला हुआ है, जिसमें उनके जो 2-3 लोग थे, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद क्या करना है इसके अंदर, सवाल इस तरह से फ्रेम होगा कि रिसेंटली रशियन जो एम्बेसी है उसके ऊपर जो सा है एक हमला हुआ है, वो कौन से मुल्क के अंदर रशियन एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ है, ठीक हो गया। 6 सितंबर को ओथ लिया है, आप कह रहे हैं इन्होंने, लिज ट्रस ने। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 को इलेक्ट हुई थी, ये 5 को इनका जो सा नेम अनाउंस हुआ था, तो मे बी इस वजह से इसमें कंफ्यूजन हो। अगर इसको क्या कहते हैं, हमें वो एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं है कि 5 सितंबर या 6 सितंबर, हो सकता है 5 सितंबर को उन्होंने, जो मैंने जो देखा है, मैंने वेबसाइट से वो क्या कहते हैं, जो न्यूज़पेपर से पढ़ा हो, उस दिन जो सा है उनको इलेक्ट किया गया हो, और उन्होंने ओथ जो सा है अगले दिन या मलका से अगले दिन मुलाकात करके ऑफिशियल हुई हो 6 सितंबर। तो 5 या 6 अगर होगा तो इसको देख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस तरह से कभी भी नहीं पूछा जाता कि किस दिन उन्होंने, पाकिस्तान का तो पूछा जाता है, लेकिन बाहर के मुल्क का आपसे इतना पूछा, इतना डीपली नहीं जाते। तो ये 5 या 6 होगा, तो इसको देख लेना, शायद हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन ये मैंने बता दिया कि क्या है। अच्छा जी, आरडीए, रोशन डिजिटल अकाउंट, ठीक है, आरडीए का पता है, रोशन डिजिटल अकाउंट। आरडीए जो सा है ये आपका सितंबर 2020 के अंदर बना था, तो इसको 2 साल पूरे हो गए, 24 मंथ, ठीक है। ये आरडीए क्या था, रोशन डिजिटल अकाउंट, कि इसमें जो सा है जो आपके बाहर के मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, उनको ये सहूलत दी गई थी कि वो पैसा जो सा है आरडीए के अंदर रखें, रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। आरडीए जो सा है उसके अंदर अपने पैसे रखें, तो उनको एक बेसिक जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, जो आपका मुनाफा प्रॉफिट होता है, वो इसके ऊपर दिया जाएगा।
तो पाकिस्तान के 2 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं सितंबर के अंदर 2020 में। ये रोशन डिजिटल अकाउंट इमरान खान साहब का ये इनिशिएटिव था, तो उसके अंदर जो है 5 अरब डॉलर्स जो से हैं वो आपके इकट्ठे हो गए। ठीक हो गया, इसके अंदर क्या हो गए हैं 5 अरब डॉलर जो से हैं पिछले 2 साल में। इसका ये भी एफपीएससी के अंदर भी पूछा गया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो सा ये कब बना था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इस तरह के मंथ आए हुए थे। तो ये सितंबर 2020 के अंदर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट जो सा है ये इमरान खान के दौर के अंदर जो सा है ये शुरू हुआ था इनिशिएटिव आपका। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने आपको लीज ट्रस्ट का बताया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है। ये पूरी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। बलोचिस्तान के अंदर पहली दफा डिप्टी कमिश्नर जो है फीमेल, फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया है। वो किसको तैनात किया गया है? आयशा जहरी साहिबा को। आयशा जहरी साहिबा को पहली दफा बलोचिस्तान के अंदर कोई फीमेल, ऐसी जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होती हैं वो तो काफी सारी अपॉइंट होती रहती हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर है वो पहली दफा किसी फीमेल को अपॉइंट किया गया है, आयशा जहरी। तो ये जो सी है ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग भी सारी मेहनत करो, तो आप फर्स्ट फीमेल तो नहीं हो सकते, लेकिन इंशाल्लाह जोन से है डिप्टी कमिश्नर जोन से सबने लगना है। उसके बाद जोन सा है आपके पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 ये थोड़ी सी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूं कि आपका यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1919 के अंदर बना था। ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी। तो ये जोन सा है इसकी ये एक रिपोर्ट शाया करता है जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये देखो एचडीआई। ये सवाल एक दफा, एक तो इसका इंडेक्स पूछा जाता है, वो अभी नीचे आपको डिस्कस करते हैं। एक पूछा जाता है कि एचडीआई की जो रिपोर्ट है ये कौन सा इदारा शाया करता है। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। एग्जामिनर जो सा है वो क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो सा है ये यूएनडीपी जो सा है ये इदारा जारी करता है, और 1919 से ये जारी करता आ रहा है। उसने एक रिपोर्ट उसकी आई है, वो हम डिस्कस करते हैं नीचे से। उसमें एक जो शॉकिंग न्यूज आई है, उसमें ये कहा है कि जो ह्यूमन की प्रोग्रेस थी, जो ह्यूमन प्रोग्रेस कर रहे थे, ये बेसिकली जो प्रोग्रेस इसकी क्या होती है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है ताकि अगर आप बाद में भी देखो कि एचडीआई ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये आपके लोगों की लाइफ को किस तरह मेजर करता है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब लोग कितने सालों तक जिंदा रहेंगे, उनकी एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। इन तीनों चीजों की बेस के ऊपर ये एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो सा है ये अपनी रैंकिंग जारी करता है कि कौन सा मुल्क ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से कितने नंबर पर है। ठीक हो गया। तो उन्होंने ये कहा है कि जो ह्यूमन की प्रोग्रेस हो रही थी ये 2016 के लेवल पर पहुंच गई है बिकॉज ऑफ कोविड-19 और अदर ये जो आपकी रशिया यूक्रेन जंग हो रही है और बाकी मामला हैं, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से जो ह्यूमन प्रोग्रेस थी वो कहां चली गई है, 2016 के लेवल पर चली गई है। 2016 के, ये नीचे उन्होंने मैंने मेंशन किया हुआ है कि 2020 और 21 के अंदर आपकी डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड वॉर इन यूक्रेन। ये चीज मैंने मेंशन की हुई है, तो इसको बाद में भी आप देख लेना। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक 2016 का लेवल, एक एचडीआई का इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, यूएनडीपी। और अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पाकिस्तान ने इसमें कितना रैंक किया। पाकिस्तान जो है 2021 के अंदर, पाकिस्तान 2021 का जो रैंक आया था, अच्छा याद रख लो 2021 के अंदर जो रैंक आया था वो था 2020 के डाटा के ऊपर। अब जो आया है 2022 का जो रैंक आया है इसमें 2021 का डाटा यूज किया गया। ठीक हो गया। तो 2022 का जो रैंक आया है उसमें पाकिस्तान 161th पोजीशन पे है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का होता है, पाकिस्तान 140वें नंबर पर है, वो इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कोई इंडेक्स इंपॉर्टेंट है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अभी आप में से बहुत सारे जोन से हैं, उसमें से सीएसएस और अभी एमपीटी के लिए भी जाएंगे, तो उसके अंदर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा कोट होता है। ठीक हो गया, कि कौन सा मुल्क जोन सा उसमें इंसानों की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो पाकिस्तान 161th पोजीशन पर आया है आउट ऑफ 191, और पिछले साल पाकिस्तान 154th नंबर पर था। यहां एक और एमसीक्यूज बनता है, सिर्फ लिख लेना उसको कि पाकिस्तान कितने दर्जे स्लिप हुआ है, तो आपको पता लग गया होगा 6 और 1 7। पाकिस्तान एक साल के अंदर 7 दर्जे स्लिप हुआ है अपनी रैंकिंग के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये भी साथ लिख लेना कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान ने कितने दर्जे जो है वो तरक्की की है, ये तनजली की है। तो पाकिस्तान ने 7 दर्जे तनजली की है। तो ये नीचे आप लोग खुद देख सकते हो कि स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर आया है, नॉर्वे सेकंड नंबर पर आया है। नीचे आने की वजह मैंने वही बताई है ना आप लोगों को, कोविड-19, पाकिस्तान में कोविड-19, पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसले। ये देखो ना, ये जो आपका क्या कहते हैं एचडीआई है, ये एजुकेशन लेवल, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पाकिस्तान में आप देख लो, पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल तो इंप्रूव तो नहीं हो रहा। ठीक है, पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल तो नीचे आ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सा है ये इकोनॉमी के से रिलेटेड है। जब इकोनॉमी आपकी डाउन जाएगी, एजुकेशन आपकी कम होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो सी आपकी लोगों की जो सी है वो कम होती जा रही है, बर्थ रेट आपका जो सा है वो बढ़ता जा रहा है,
और आपके जो क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का 7 दर्जे नीचे गिरा है पाकिस्तान। और लास्ट के अंदर जो सा है वो क्या है, साउथ सूडान है। इंडिया का भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया पाकिस्तान से अच्छी वो पोजीशन पे है, इंडिया 132वें नंबर पर है। और आखिरी नंबर पर कौन है आपका, साउथ सूडान है। सेकंड नंबर, सेकंड लास्ट पे देखें तो एक मुल्क है चैड, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये जितनी मैंने ये चीजें बताई हैं यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद यूएसए ने भी रिसेंटली F-16 जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान को क्या किए हैं, पाकिस्तान को देने का जो सा है वो अप्रूव कर दिया है, उसकी जो सेल पाकिस्तान को करनी थी। तो ये सवाल अगर पूछ भी लिया जाए कि रिसेंटली पाकिस्तान कौन सा मुल्क से F-16 तैयारे खरीद रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि F-16 हमेशा से पाकिस्तान ने किससे खरीदे हैं, पाकिस्तान ने हमेशा से जो से हैं पाकिस्तान ने जो सा F-16 हमेशा से जो से हैं वो क्या है, यूएसए से ही खरीदे हैं। कहां से खरीदे हैं, यूएसए से ही खरीदे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने क्या बोला, हाँ, ये जो यूएनडीपी है ना, ये आपका वाकई में यूएनडीपी जो सा ये, बल्कि मैंने आप लोगों को लिखवाया भी हुआ है, ये 1965 में बना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में बना है। 1990 में इन्होंने क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी करना शुरू किया था। मैं क्या गया हूँ कि ये बना था यूएनडीपी प्रोग्राम, तो ये इनका पुराना है, 1965 में बना है। लेकिन 1990 के अंदर क्या है, इन्होंने ये डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये जारी करना शुरू किया था। ये करेक्शन इसको बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपकी F-16 है, पाकिस्तान को 1981 में पहली दफा पाकिस्तान ने डील की थी और 1983 में पाकिस्तान को ये मिलना शुरू हुए थे। तो ये बेसिक इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को इसमें देख लेना। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट है भी और नहीं, देख लेना, इकरा यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं हुनैद लखानी साहब, ठीक है। ये जैसे आपके अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं या अल खिदमत फाउंडेशन, तो उस तरह से ये चैरिटी वर्क भी काफी करते थे। तो ये जो से अभी कराची के अंदर 8 सितंबर को इनकी डेथ हुई है, और इकरा यूनिवर्सिटी जो है उसके ये फाउंडर भी हैं। तो ये भी मे बी इतना इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसको भी थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, डेज के अंदर बताया हुआ है आप लोगों को, पहले रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो सा है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो सा है वो मनाया जाता है। पाकिस्तान का जो सा है वो लिटरेसी रेट जो सा है वो कितना चल रहा है आजकल, 60% के अराउंड, मेरे ख्याल में 62% है। तो ये पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो सा है वो 8 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो सा है वो क्या है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो सा है 62.8, ये इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 62.8%, ठीक है। ये साथ लिख लेना, हालांकि मुझे ऐड करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान का लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू ये जो आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे है, उसके तहत पाकिस्तान का क्या है, 62 पॉइंट एग्जैक्टली, ये 63% कर लेते हैं हम, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, 63% कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है आपका, ये देख लेना, वोल्कर तुर्क साहब जो उनसे हैं, इनका ऑस्ट्रिया से ताल्लुक है, इनको यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर बनाया गया ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का आजकल पाकिस्तान में भी बड़ा चर्चा है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये यूनाइटेड नेशन के किसी भी इदारे के अंदर कोई भी वो आता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद ईरान के साथ ये सवाल लाजमी पूछा जाएगा आप लोगों से, ईरान के साथ रिसेंटली किस मुल्क ने अपने जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं वो खत्म किए हैं, अल्बानिया ने किए हैं। अल्बानिया ने ईरान के ऊपर इल्जाम लगाया कि साइबर अटैक किए हैं। साइबर अटैक आपके जो कंप्यूटर के रिलेटेड, इंटरनेट के रिलेटेड, आपकी चीज़ों के रिलेटेड ये जो अटैक होते हैं, ऑनलाइन हैकिंग होती है, तो उन्होंने कहा कि ईरान ने हमारे ऊपर साइबर अटैक किया है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो ताल्लुकात हैं उनको क्या कर लिया, ईरान के साथ खत्म कर लिया अल्बानिया ने। अब आ गया हमारा मेन टॉपिक, अब क्या आ गया हमारा मेन इस पूरे मुद्दे का, वो है हमारे पास यूके की क्वीन, यूके की क्वीन। अच्छा, जब ये क्वीन की डेथ हुई तो मैं बड़ा देख के वो मुझे हैरानगी भी हुई और मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि मुझे पता ये जो मेरे खास तौर पे ग्रुप में स्टूडेंट थे, हर कोई यही शेयर कर रहा था कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क की डेथ हो गई। हालांकि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जब ये मलका की वो क्या कहते हैं, कौन सी जुबली थी, प्लाटीनम जुबली थी, प्लाटीनम जुबली पे मैंने बताया भी था कि ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क नहीं है, सेकंड लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क है। ये नीचे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यूके की जो सी क्वीन थी एलिजाबेथ सेकंड, इनका आपने क्या क्या याद रखना है, 96 ईयर की एज के अंदर इनकी डेथ हुई। डेथ की डेट आपने याद रखनी है 8 सितंबर, ठीक हो गया, 8 सितंबर। और इनकी डेथ कहां हुई है, बेलमोरल जो सा है कैसल था एक स्कॉटलैंड के अंदर, वहां ये थी। वैसे तो बकिंगम पैलेस है, वैसे क्वीन या किंग जोन सा है उसकी रिहाइश क्या क्या है, वो है लंदन के अंदर बकिंगम पैलेस, ठीक है, बकिंगम पैलेस। लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो वो इस कासल के अंदर, इस पैलेस के अंदर थी। अच्छा जी, अब दूसरी चीज याद रखनी है यहां आप लोगों ने, एक तो उनकी डेथ कब हुई, एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 96 ईयर की एज के अंदर, और 8 सितंबर को हुई। दूसरी चीज याद रखनी है कि उनको जो दफनाया जाएगा और उनका जो
उनका जो जनाजा या जो भी वट एवर उनकी फाइनल सेरेमनी होनी है वो होनी है 19 सितंबर को। 19 सितंबर को होनी है। जो इंडिया की सदर हैं वो भी वहां जा रही हैं, द्रुपादी साहिबा, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं वहां, तो वो होनी है 19 सितंबर को। ये दोनों डेट्स याद रखनी है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी आप लोगों ने। नहीं नहीं, अभी तक नहीं दफनाया, एक पूरा हफ्ता उसके अंदर होता है। ये इनका पूरा स्टेट, इनको फ्यूनरल दिया जाता है। तो 8 सितंबर को उनकी डेथ हुई है, तो इनको दफनाया कब जाएगा? इनके जो हस्बैंड जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनके साथ जो सा है इनको क्या किया जाए, सॉरी चार्ल्स तो अभी सब वो बने, इनका बेटा प्रिंस फिलिप, इनके हस्बैंड जो से थे प्रिंस फिलिप थे, उनके साथ इनको दफनाया जाएगा 19 सितंबर को। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, 8 और 19। 8 को उनकी डेथ हुई है और 19 को क्या है उनको दफनाया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है ये इनकी एज ये मैंने आपको बता दी। ये मैंने आप लोगों को बताया कि फेब के अंदर अभी इन्होंने प्लाटिनम जुबली, अपनी प्लाटिनम जुबली क्या होती है, 75 साल को भी कहा जाता है, 70 साल को भी कहा जाता है। तो इन्होंने अभी अपने 70 साल जो से वो कंप्लीट किए थे। 70 से पहले जो सा इन्होंने अपनी सिल्वर वो क्या कहते हैं डायमंड जुबली 60 ईयर्स की कंप्लीट की थी 2012 के अंदर, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। और इनकी जो गोल्डन जुबली है वो इन्होंने 2002 के अंदर, जो कि 50 साल की होती है, वो भी इन्होंने अपनी कंप्लीट की थी। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने अपनी 2002 के अंदर गोल्डन जुबली कंप्लीट की, यानी 50 साल। उसके बाद जो सा है इन्होंने 2012 के अंदर अपनी क्या कहते हैं डायमंड जुबली को कंप्लीट किया, और प्लैटिनम जुबली जो कि 70 साल, ये क्या है, ये 70 साल जोन से है इनका रूल जोन सा है असेंडिंग टू थ्रोन, ये भी मैंने आपको। और ये आपकी जोन से है, इनका रूल शुरू कब हुआ? 1952 के अंदर जोन सा इन्होंने थ्रोन संभाला था, क्वीन का ओहदा जोन सा है वो संभाला था। और 1952 से आप देखो तो 1922 के अंदर जब इनकी अब डेथ हुई है तो 70 साल इन्होंने क्या किया है, रूल किया है। इन्होंने क्या किया है, 70 साल इन्होंने रूल किया है। अब इनके हवाले से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो मैंने नीचे मेंशन की हुई हैं। एक तो मैंने क्या बताया है, यूके की लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क थी। इस चीज को ध्यान में रखना है कि यूके की, बर्तानिया की सबसे ज्यादा क्या कहते हैं वो हुक्मरानी करने वाली ये बादशाह थी, मलका थी। ठीक है, सबसे ज्यादा हुक्मरानी यूके की करने वाली, लेकिन दुनिया के अंदर सेकंड लॉन्गेस्ट थी। दुनिया के अंदर क्या थी, सेकंड लॉन्गेस्ट थी। और वो इनके कितने बनते हैं, 70 दिन 7 माह और 2 दिन। ठीक है, 70 साल 7 माह और 2 दिन इनके बनते हैं। और लॉन्गेस्ट मोनार्क कौन है? लुई 14, फ्रांस के किंग है लुई 14। इन्होंने 72 साल और 110 दिन जो सा, ये मेरे ख्याल में छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे थे जब इनको बादशाह बनाया गया था, ये फ्रांस के लुई 14। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यूके की ये लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क थी, मलका एलिजाबेथ जोनसी हैं आपकी। लेकिन पूरी दुनिया की बात करें तो सेकंड लॉन्गेस्ट थी। और पूरी दुनिया में लॉन्गेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा जिसका टेन्योर रहा है एज अ बादशाह, वो फ्रांस के किंग थे लुई। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा और आपसे इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं कि अब जो से हैं चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज, इनका पूरा नाम है, या इनको हम क्या कहेंगे, इनका नाम है चार्ल्स थर्ड। आई थिंक यहाँ मैंने नीचे कहीं मेंशन किया होगा, ये किंग चार्ल्स थर्ड। ठीक है, आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, किंग चार्ल्स थर्ड। इनके बड़े बेटे जो हैं उनको 10 सितंबर को अब बादशाह बना दिया गया है। क्राउंड उनको कब किया गया है? 10 सितंबर को उनको बादशाह बनाया गया है। और ये वैसे भी बड़े मशहूर हैं क्योंकि आप सब लोगों ने लेडी डियाना का नाम सुना होगा। तो इनकी लेडी डियाना से शादी हुई थी 1981 के अंदर शादी हुई थी, ये मैंने मिक्स कर दिया। लेडी डियाना से किंग चार्ल्स की शादी कब हुई थी? 1981 के अंदर। और लेडी डियाना जोन्स हैं उनकी 1991 के अंदर क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जिसमें कहा जाता था कि मलका जोन्स है वो, उनको लेडी डियाना पसंद नहीं थी, जैसे अभी भी उनके इश्यूज चल रहे हैं खानदान के अंदर। तो ये किंग चार्ल्स वही हैं जिनकी क्या है, लेडी डियाना से क्या हुई थी, शादी हुई थी। और लेडी डियाना पाकिस्तान के अंदर बड़ी फेमस नहीं है, पाकिस्तान भी वो आई हुई हैं। तो ये आपने इनके हवाले से, क्राउन के हवाले से चीजें थोड़ी सी याद रखनी है कि मलका फोत हो गई, सेकंड लॉन्गेस्ट मोनार्क थी पूरी दुनिया की, लेकिन उनकी जगह उनका जो बेटा है किंग चार्ल्स थर्ड, किंग चार्ल्स थर्ड, उसको क्राउन, उसको बादशाह कब बनाया गया है? 10 सितंबर को। ठीक है, 10 सितंबर को। और अब यहाँ एक और चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि ये जो हम किंग कहते हैं, बादशाह कहते हैं, आप लोगों को कॉमनवेल्थ का, जो मेरे स्टूडेंट हैं या कोई जो नहीं भी है, उनको भी कॉमनवेल्थ का थोड़ा बहुत जो सा है वो आइडिया होगा, उनको कुछ ना कुछ चीजों का आइडिया होगा कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ के अंदर पहले 54 मेंबर थे, अब 2 मेंबर्स जो से हैं, एक आपका टोगो, कौन कौन से मेंबर ऐड हुए हैं, एक टोगो हुआ है और एक और हुआ है, वो मुझे अभी याद करवा देना। 2 मेंबर्स जो से आपके कॉमनवेल्थ के अंदर ऐड हुए हैं। उसके बाद क्या है, 56 मेंबर्स हो गए हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। ठीक है, 50, हाँ गैबन, गैबन, गैबन और टोगो, टोगो ही है ना दूसरा, हाँ गैबन और टोगो। तो 56 हैं कॉमनवेल्थ के मेंबर्स। लेकिन कॉमनवेल्थ क्या है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि जो बर्तानिया के, बर्तानिया की कॉलोनियल, बर्तानिया जो का जो राज था, उसके अंडर जो सा है कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज थे,
वो जब बर्तानिया उनको छोड़ के गया फिर भी उसने कॉमनवेल्थ के मेंबर्स रहे। जैसे पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर है, पाकिस्तान ने 1973 के अंदर जो सा उसको सॉरी 1972 के अंदर उसको लेफ्ट कर दिया था, फिर 89 के अंदर अगेन ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ को। लेकिन वो लाजमी नहीं है कि वो सारे के सारे जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं वो बर्तानिया की मलका को जो बर्तानिया का बादशाह है उसको क्या है अपना किंग माने, ठीक है, ये चीज याद रख लो। लेकिन उन 56 कॉमनवेल्थ के मेंबर्स में से 14 मुल्क ऐसे हैं, 14 मुल्क ऐसे हैं जो कि बर्तानिया का जो बादशाह होता है या मलका होती है उसको अपने मुल्क का सरबराह मानते हैं। ये चीज छोटी सी एक चीज है, लेकिन इसको आप लोगों ने याद रखना है कि इस टाइम पर ये सवाल पूछा जो आपसे बेसिकली जा सकता है, जो मैंने आप लोगों को बताना है कि इस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर टोटल 14 मुल्क हैं जिनमें जो बर्तानिया का बादशाह है वो उनका भी क्या है, हेड ऑफ स्टेट है। दोबारा बता देता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर 14 ऐसे मुल्क हैं जो कि कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं, जो कि क्या हैं 14 मुल्क ऐसे हैं जिनका हेड ऑफ स्टेट, कौन है, पहले मलका थी अब क्या है उनका किंग चार्ल्स साहब हैं। तो और इनमें ये कोई आम मुल्क नहीं है, इनमें कनाडा आता है, इसमें आपका न्यूजीलैंड आता है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और भी आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। कनाडा है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो ये अभी तक जो उनसे है क्या है, इनका हेड ऑफ स्टेट क्या है, आपकी किंग, पहले मलका थी अब क्या है किंग है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो, आपको पता है पाकिस्तान की, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था कि जब 1956 तक, जब 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान का जोन सा है वो हेड ऑफ स्टेट पहले क्वीन एलिजाबेथ का अब्बा हजूर थे, और 1952 से लेकर 4 साल तक पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट भी कौन रहा, जो बर्तानिया की जो मलका थी वो पाकिस्तान की हेड ऑफ स्टेट भी रही है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान का पहला आइन नहीं आया 1956 तक, तब तक पाकिस्तान का भी हेड ऑफ स्टेट कौन था, यहाँ जो भी चीजें जारी होती थी इन द नेम ऑफ किंग या इन द नेम ऑफ क्वीन जारी होती थी। कायदे आजम ने भी जो हल्फ लिया था उसके ऊपर भी इन द नेम ऑफ क्वीन लिखा हुआ था। तो पाकिस्तान जब तक 1956 का आइन नहीं आया तब तक पाकिस्तान भी क्या था, मलका बर्तानिया जोन सा है, या उससे पहले उनके जो बाप थे वो किंग थे, उनके कंट्रोल के अंदर था। तो अगर कभी ये सवाल पूछ लिया जाए कि बर्तानिया की जो मलका है पाकिस्तान उनके अंडर कितने अरसे तक रहा, तो 4 साल तक। कैसे, 1952 के अंदर मलका बर्तानिया क्राउंड हुई और पाकिस्तान ने 1956 के अंदर आइन आया तो 4 साल तक उनके अंडर रही। अगर ओवरऑल मोनार्की की बात की जाए तो टोटल कितने बनते हैं, 9 साल बनते हैं। तो पाकिस्तान जो है रिपब्लिक, जमहूरिया पाकिस्तान कब बना, 1956 का जब आइन आया तो तब पाकिस्तान क्या बना, एक जमहूरिया मुल्क बना। और उसके बाद ये सवाल लाजमी याद रखना है कि मलका क्वीन जो है आपकी, ये 2 दफा पाकिस्तान आई थी। एक दफा अयूब खान के दौर के अंदर 1961 के अंदर, और दूसरी दफा नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर 1997 के अंदर जो सा है वो। एक सेकंड, लेडी डियाना 1997 में डेथ हुई है, लेट मी चेक, लेट मी 1997 ही है। इसको जो सा है वो बाद में ठीक कर लेना, इसमें क्या मैं ऐड कर दूंगा 1997। लेडी डियाना की डेथ जो सी है वो 1997 के अंदर ही डेथ हुई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये उसकी डेथ की डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 2 दफा 1961 अयूब के दौर के अंदर और 1997 के अंदर नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर क्या है आपके मलका जोनसियां 2 दफा पाकिस्तान आ चुकी हैं। और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया ने भी कौमी सतह के ऊपर मलका बर्तानिया का सोग मनाया, और उसमें आपका जो जिसे कहते हैं हाफ मिस्ट, क्या आपका जो हाफ मस्त, इसका क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं आपका परचम होता है उसे कहते हैं सरनगू रहेगा। तो पाकिस्तान जोन सा है उसने 12 सितंबर को मलका ऑफिशियली जोन सा है अपना परचम सरनगू रखा था उसके लिए, और इंडिया ने 11 सितंबर को मलका के लिए जोन सा है अपना परचम जोन सा है उसको क्या किया था, सरनगू रखा था। एक पूरा दिन जोन सा है वो स्टेट जोन सा है, स्टेट के ऊपर इसको मलका बरतानिया का गम जोन सा है वो मनाया गया था। उसके बाद जोन सा मलका बरतानिया की यही चीजें थी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता आप लोगों से कोई चीज पूछी जाएगी, ना ही इतनी चीजें इसके अलावा आप लोगों को याद करने की जरूरत है, यही आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होंगे। उसके बाद क्रिकेट की बात कर लें तो मैथ्यू हेडन साहब जोन से हैं वो पाकिस्तान के मेंटोर के लिए, T20 वर्ल्ड कप आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू हो रहा है अक्टूबर के अंदर, तो उसके लिए पाकिस्तान का कोच मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सकलैन मुश्ताक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं और शॉन टैट हैं, ये 3 कोच हैं पाकिस्तान के। लेकिन मेंटोर के तौर पर मैथ्यू हेडन जोन से हैं, उनको क्रिकेट टीम के साथ जोन से अटैच किया गया है
किसके लिए? वर्ल्ड कप 2022 के लिए, T20 वर्ल्ड कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाएगा। एशिया कप की बात करें तो एशिया कप 2022 आप लोगों को पता है होस्ट किसने करना था? इसका होस्ट कौन था? श्रीलंका। लेकिन खेला कहां गया? खेला गया यूएई के अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखना है, क्योंकि श्रीलंका के हालात अच्छे नहीं थे। होस्ट कौन था? श्रीलंका था। लेकिन खेला कहां गया? यूएई के अंदर गया। और फाइनल इसका 11 सितंबर को हुआ था। 11 सितंबर को श्रीलंका ने जीता। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। हर किसी को मेरे ख्याल में ये पता होगा, और काफी सारों के जख्म जो हैं वो ताजे हो जाएंगे। तो श्रीलंका जो है उसने जीता, और 6 दफा इसको जीता। ठीक है, 6 दफा जो है इसको जीता। और पाकिस्तान ने आई थिंक आज तक सिर्फ 2 दफा एशिया कप जीता है। एक 2000 के अंदर जीता है, और एक 2012 के अंदर जीता है, वो एजाज चीमा ने जितवाया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ 2 दफा जीता है। सबसे ज्यादा श्रीलंका ने जीता है ये एशिया कप, जो कि 6 दफा जीता है। पाकिस्तान का अगर पूछ लिया जाए तो पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ 2 दफा जो है वो जीता है। जी जी, मैंने भी मेंटोर ही कहा है, कोच नहीं, मेंटोर के लिए साथ। अच्छा जी। नहीं, सबसे ज्यादा श्रीलंका ने जीता यार, उस्ताद की बात मान लिया करो। 6 दफा ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका ने जीता। अच्छा जी। पीसीबी जौन सा इसने एक क्रिकेटर हैं केपी से, आसिफ अफरीदी, उनको करप्शन चार्जेस पे सस्पेंड किया है। शायद मैं ना करवाता, लेकिन नासिर जमशेद की अगर सजा पीपीएससी पूछी जा सकती है आप लोगों को अगर पीपीएससी नासिर जमशेद की सजा पूछी जा सकती है क्रिकेट के अंदर, तो आसिफ अफरीदी का भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक क्रिकेटर को करप्शन चार्जेस के ऊपर क्या है सस्पेंड किया गया है, तो उसका क्या नाम है? आसिफ अफरीदी। ये एक दफा पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट भी हुए थे, पीएसएल भी खेलते हैं ये। और ये आपकी 15 सितंबर को आईसीसी के पाकिस्तान की तरफ से एम्पायर थे असद रऊफ साहब। ठीक है, तो ये जो सा इनकी 15 सितंबर को इनकी भी डेथ हुई है, तो इसका भी सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली पाकिस्तानी एक एम्पायर की डेथ हुई है, उनका नाम क्या था? तो असद रऊफ साहब जो से उनकी 15 सितंबर को क्या हुई है? डेथ हुई है। उसके बाद कल, आज तो 16 है ना, तो कल 15 को 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई है पाकिस्तान को 7 T20 खेलने। वो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो 17 सालों बाद, 17 सालों का अगर आप देखें पीछे जाएं, तो 2005 में लास्ट टाइम इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान 2005 में आई थी। ठीक है, तो इसके साथ ही एक और चीज को ऐड कर लो, ये पहले भी वैसे करवाया हुआ है, लेकिन आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया भी आई थी फेब के अंदर पाकिस्तान के अंदर। कितने सालों बाद आई थी? 24 सालों के बाद आई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में कब आई थी? 24 सालों के बाद आई थी। लास्ट टाइम आई थिंक 1998 के अंदर ही आई थी, या 1997 के एंड के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया 24 सालों बाद पाकिस्तान आई थी अभी 2022 के अंदर। और इंग्लैंड की टीम जो है वो 17 सालों बाद अभी कराची के अंदर आई है। 15 सितंबर को लैंड किया है इन्होंने, और 20 सितंबर को पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज है, और वो खेलने के लिए आई है। क्योंकि न्यूजीलैंड भी आई थी, ऑस्ट्रेलिया भी आई है। ऑस्ट्रेलिया का भी एफपीएससी में भी सवाल पूछा गया था, तो ये इंग्लैंड वाला भी लाजमी पूछा जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंग्लैंड टीम विजिटेड पाकिस्तान? तो 17 सालों बाद जो सा है, लास्ट टाइम 2005 में आई थी, तो ये भी सवाल आपसे लाजमी पूछा जाएगा, याद रखना। अच्छा जी, साउथ एशियन फुटबॉल जो सा है आपका विमेन, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम मैंने ये नीचे उसको मेंशन किया हुआ है, मायरा खान जो सा है उसको पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया था। और ये आपकी नेपाल काठमांडू के अंदर ये जो आपकी साफ की वुमेन फुटबॉल की चैंपियनशिप है, ये खेली जा रही है। ठीक है, ये आपकी चैंपियनशिप खेली जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पाकिस्तान की एक तो पाकिस्तान जोन सा है वो ऑलमोस्ट जोन सा है वो 2014 के बाद अगर हम देखें तो 7 सालों बाद पाकिस्तान खेल रहा है। 7 या 8 सालों बाद ये बने आपका, 8 सालों बाद जो है पाकिस्तान फुटबॉल खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर क्या थी? पाबंदी थी। ठीक है, एक सेकंड जरा अजान हो जाए, वेट।
अच्छा जी। अच्छा, ऊपर इसको ये देख लो। मैंने कहा मैं दोबारा रिकन्फर्म उसको कर लूं, वरना बाद में मुझे जौन सा है वो सफीर ने कहना है कि सब देखा मैं बिल्कुल सही कह रहा था। ये क्या है? इंडिया जौन सा है, इंडिया ने 7 दफा जीता हुआ है। इंडिया जौन सा है, इंडिया ने 7 दफा जीता हुआ है। मैंने इसको अभी दोबारा रिकन्फर्म किया। श्रीलंका ने 6 दफा ही जीता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया ने ही जीता हुआ है। इंडिया ने 7 दफा एशिया कप जीता हुआ है। ठीक है, इंडिया ने 7 दफा एशिया कप जीता हुआ है, लेकिन श्रीलंका जौन सा है उसने 6 टाइम जीता हुआ है। तो इसको अगर लिखना होगा, अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा एशिया कप किसने जीता है, तो वो जौन सा है उसको देख लेना कि इंडिया जौन सा है उसने 7 दफा जीता हो। नहीं भाई, सफीर से डर लगता है। सफीर बाद में कहता है सर नहीं, इंज नहीं होया से। नहीं नहीं, करेक्शन करवा दिया करो यार, इंसान हूँ, गलती हो जाती है। अच्छा, तो काठमांडू के अंदर जौन सा है साउथ एशियन फुटबॉल जौन सा है, ये आपकी क्या कहते हैं, कप जौन सा है ये खेला जा रहा है। तो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम, मैंने लास्ट टाइम बताया था, मारिया खान को कैप्टन बनाया गया था। पाकिस्तान की टीम आज 7-8 सालों के बाद खेल रही थी। तो उसके अंदर इंडिया से तो पाकिस्तान 3-0 से हार गया था, लेकिन अभी उसका फाइनल नहीं हुआ। तो देखते हैं अगले हाफ के अंदर बता दूंगा कि कौन जीता है इस फुटबॉल को, इस कप को। तो नादिया खान पाकिस्तान की हैं, इन्होंने 4 गोल किए हैं और पहली पाकिस्तानी बनी है जिन्होंने क्या किया है, हैट्रिक की है। इन्होंने क्या किया, हैट्रिक की है। 4 गोल इकट्ठे, मतलब हैट्रिक क्या होती है, 3 गोल्स अगर आप कर लो। पाकिस्तान 2 दफा जीता है। एक दफा मेरे ख्याल में मोइन खान ने 2000 के अंदर जितवाया था, और 2012 के अंदर आई डोंट नो कि कौन कैप्टन था। तब मुझे ये याद है कि एजाज चीमा ने जितवाया था पाकिस्तान को वर्ल्ड एशिया कप। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने फाइनल में हराया था, लेकिन शायद मिसबाउल हक कैप्टन होंगे या शायद कोई और होगा, आई डोंट नो। कैप्टन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन 2 दफा पाकिस्तान ने जीता हुआ है। पाकिस्तान ने 2 दफा, 7 दफा इंडिया ने, 6 दफा क्या है श्रीलंका ने। पाकिस्तान ने, ये मुझे याद है, एक 2000 में जीता है और एक 2012 के अंदर पाकिस्तान ने एशिया कप जोन सा है वो जीता हुआ है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद जो सा है आपका, आपको पता है 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद हो गए होंगे। यूएस होता है आपका, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और विंबलडन ओपन होता है। तो यूएस ओपन जो सा है, पिछले तो आपको पता है 2 आपका, एक नोवेक जोकोविच जीते हैं, 2 राफेल नडाल साहब आपके जीते हैं। तो अब जो यूएस ओपन हुआ है इसमें राफेल नडाल नहीं जीत सके, तो कार्लोस एल्कार्स जो से हैं, ये भी स्पेन से इनका ताल्लुक है, इन्होंने इनको जीता है। यूएस ओपन का विनर कौन था, कार्लोस एल्कार्स जो सा, इन्होंने जीता है। और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने जो सा है कैस्पर रुद साहब, कैस्पर रुद साहब जो से हैं, इनको हराया है। और ये कैस्पर रुद जो से हैं, इनका राफेल नडाल से भी एक फाइनल हुआ था, ये वहां भी चारा हारा है, अभी तक कोई भी नहीं जीता। तो इसका ये जो सा है ये क्या है, ये आप लोगों ने इसको भी देख लेना है कि अभी यूएस ओपन जो सा है कोई भी नहीं जीता, सॉरी, जो फेमस बंदे हैं उनमें से कोई नहीं जीता। ये कार्लस अल्कार्स, स्पेन से इनका ताल्लुक है, और ये यंगेस्ट हैं जो कि दुनिया के अंदर नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आए हैं। तो इस लिहाज से इसको भी देख लेना है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेनिस के जो ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं रॉजर फेडरर साहब, जिनका स्विट्जरलैंड से ताल्लुक है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है अपनी रिटायरमेंट। और आपको पता है 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 22 ग्रैंड स्लैम आपके कौन जीत चुके हैं, 22 ग्रैंड स्लैम आपके राफेल नडाल साहब जीत चुके हैं, सबसे हाईएस्ट उनके हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, रॉजर फेडरर साहब जिनका स्विट्जरलैंड से ताल्लुक है, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि लेवर कप जो सा है वो मेरा आखिरी इवेंट होगा। लेवर कप, एक ये भी जनरल नॉलेज का सवाल, वैसे याद कर लो, पूछ लिया जाए शायद, कि लेवर कप जो सा है ये कौन सी स्पोर्ट्स का इवेंट है। तो ये टेनिस का इवेंट है। तो इसके अंदर 2 टीम्स होती हैं, एक टीम यूरोप होती है जिसमें यूरोप के मुल्क हैं वो खेलते हैं, और एक पूरी दुनिया की टीम होती है जिसे टीम वर्ल्ड कहते हैं। तो इसलिए जो सा इन दोनों को, इनके दरमियान जो सा लेवर कप, या वैसे अगर पूछ लिया जाए कभी गलती से एग्जामिनर मेरे जैसा हो कि लेवर कप जो सा है वो किस किस के दरमियान जो सा है, लेवर कप जो सा ये किस किस के दरमियान खेला जाता है, तो ये टीम यूरोप वर्सेस टीम वर्ल्ड के दरमियान खेला जाता है। ये भी यूरोप के अंदर खेला जाएगा। तो वो रॉजर फेडरर साहब का आखिरी टूर्नामेंट होगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट, मेरे ख्याल में 41 साल का इनका कैरियर है। 90s से ये खेल रहे हैं, शायद उससे भी पहले का, ये पता नहीं, इनकी एज 41 ईयर हो गई है। तो इस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट का जो सा वो ऐलान कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो सी है, पोलो की टीम, उन्होंने इंडिया को हराया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया पहली दफा। और ये चैंपियनशिप जो सी है कहाँ खेली जाएगी, ये यूएसए के अंदर जो सी है खेली जाएगी। ये कहाँ खेली जाएगी, नेशनल पोलो सेंटर यूएसए के अंदर खेली जाएगी, अक्टूबर से नवंबर के दरमियान। ये पूछा जा सकता है पाकिस्तान ने हराया किसको, इंडिया को हराया था। और उसके बाद पाकिस्तान ने अभी पोलो, हम उस दिन शंदूर पास जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो शंदूर पास के अंदर, शंदूर के ऊपर मैं आप लोगों को पोलो डिस्कस करवा रहा था, तो पाकिस्तान ने जो सा है वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर पोलो के लिए क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। 11 सितंबर को, इसको आप लोगों को मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है, इसमें एक चीज बस याद रखनी है कि कायदे आजम की 74th डेथ एनिवर्सरी थी। ठीक है, 74th डेथ एनिवर्सरी थी। और ये भी पूछा गया था कि कायदे आजम की जब डेथ हुई तो उनकी एज कितनी थी, 71 ईयर एज थी।
तो ये बस ये आप लोगों का रिवाइज हो गया थोड़ा सा कि कायदे आजम की अभी जो बरसी गुजरी है कौन सी है, 74th डेथ एनिवर्सरी जो सी गुजरी है। उसके बाद एक नया टावर बना है कोलंबो श्रीलंका के अंदर, किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। बना कहाँ है? कोलंबो के अंदर। बनाया किसने है? चाइना ने बनाया है। और कह रहे हैं कि साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो सा टावर यही है, लोटस टावर। ठीक है, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई, करप्शन के इल्जाम भी लगे, ये जो गोटाबाया राजापाक्से साहब है उनके ऊपर भी, लेकिन ये लोटस टावर बन गया है तो इसलिए ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, एक छोटा सा आपका मुल्क है, बड़ा प्यारा सा। तो नॉर्थ कोरिया जो है उसने एक लॉ पास किया है कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक यूज करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस। अब इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है कि विच कंट्री पास्ड अ लॉ ऑथराइजिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक्स एज फॉर्म ऑफ डिफेंस, कि हमें हमारे ऊपर अगर हमला करोगे तो हम आप डिफेंस के तौर पर क्या यूज करेंगे, हम न्यूक्लियर बम चला देंगे आप लोगों के ऊपर। ये लॉ किसने पास किया है? ये नॉर्थ कोरिया ने किया कि अगर हमें तुम तंग करने की कोशिश की तो हम डायरेक्ट जोन सा है आपके ऊपर क्या करेंगे, न्यूक्लियर हमला करेंगे, तो इंसान बन के रहो। उसके बाद जौन सा एंगेला मर्केल साहिबा से आप लोग सब वाकिफ होंगे, ये क्या कहते हैं आपकी जर्मन पहली क्या कहते हैं कितनी दफा, 4 दफा जर्मनी की ये वाइस चांसलर कह रहा हूँ, सॉरी, चांसलर बनी है। और 16 साल तक ये चांसलर रही हैं जर्मनी की। अब तो ओलफ शोल्ज साहब आ गए। तो इन्होंने रिसेंटली जो सा यूनेस्को पीस प्राइज जो सा है 2022 वो जीता है। किस लिए जीता है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि रेफ्यूजीज को इन्होंने, जो आपके रेफ्यूजीज होते हैं उनको वेलकम किया, जिसकी वजह से इनको मिला है। तो ये जो यूनेस्को पीस प्राइज है ना, बेसिकली इसका पूरा नाम है फेलिक्स हॉफर्ट बैगनी। ठीक है, अब ये भाई साहब कौन थे, ये नीचे मैंने इसके मेंशन किया हुआ है, ये आप लोग इसको पढ़ लेना कि ये एक साउथ अफ्रीका का एक मुल्क है जिसको हम क्या कहते हैं, आयरे कोस्ट। आयरे कोस्ट जोन सा उसको कहते हैं, ये उसके प्रेसिडेंट थे, उनके नाम के ऊपर जोन सा है 1989 के अंदर ये प्राइज जोन सा एस्टेब्लिश किया गया था। इसको सिंपल यूनेस्को पीस प्राइज भी कहा जाता है, लेकिन आप लोगों को दूसरा भी पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या है और एक किस बंदे के नाम के ऊपर है। प्रेसिडेंट ऑफ आयरे कोस्ट जोन सा है, जो कि अफ्रीका का एक मुल्क है, उसके नाम के ऊपर ये प्राइज दिया जाता है। 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और पहली दफा 1991 के अंदर जोन सा इसको दिया गया था। साउथ अफ्रीका का एक आखिरी जोन सा है वो बंदा था डी क्लार्क। ठीक है, आप में से जो पीछे से करंट अफेयर्स को फॉलो करते आ रहे हैं उनको डी क्लार्क का नाम याद होगा, जो कि मेरे ख्याल में अपार्थाइड के जिन्होंने मेरे ख्याल में खत्म किया था, आखिरी वाइट उनके प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, डी क्लार्क साहब। तो उनको जो सा पहली दफा 1991 में मिला था, और पाकिस्तानी आज तक किसी को भी नहीं ये मिला। यासिर अरफात को भी मिला है और भी काफी सारे लोगों को जो सा है ये जो सा है सारा आपका ये यासिर अरफात वगैरह इन सबको मिला हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी किसी को नहीं मिला। तो रिसेंटली 2022 में किसको मिला है? एंगेला मर्केल साहिबा को मिला है ये प्राइज जो सा है। उसके बाद जो सा है 10 सितंबर को सिंध के अंदर भी ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस जो सी है कराची के अंदर लॉन्च हो गई है, एक आपकी लाहौर के अंदर है। और अब ऑरेंज लाइन बस सर्विस कहाँ, ये बिल्कुल ऑरेंज है, इसका कलर जो सा है ऑरेंज है। तो ये कहाँ लॉन्च हुई है? कराची के अंदर 10 सितंबर को लॉन्च हुई है। उसके बाद ILO ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, इस रिपोर्ट का नाम आप लोग जो सा है ये याद कर लेना, क्योंकि रिसेंटली इसी तरह का इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक रिपोर्ट का नाम मेंशन करके पूछा गया था कि ये किस इदारे ने रिपोर्ट में जारी की है। तो ये पूछा जा सकता है ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी जो है, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया? ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि 50 मिलियन लोग जो है मॉडर्न स्लेवरी के अंदर जो है वो क्या रह रहे हैं। 50 मिलियन लोग जो है वो क्या है, मॉडर्न स्लेवरी के अंदर जो है वो रह रहे हैं। तो ये लोग, आपने ये भी इसको याद रखना है। उसके बाद जैसे आपके ऑस्कर अवार्ड होते हैं, आपके ग्रैमी अवार्ड होते हैं। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड किसके लिए होते हैं? मूवीज के लिए होते हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड आपके क्या होते हैं? म्यूजिक के लिए होते हैं। जो पाकिस्तान की अरूज आफ्ताब ने पहली पाकिस्तानी है और वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीता था। तो अभी एक एमी अवार्ड भी है, एक है ग्रैमी, एक है एमी। तो ये एमी अवार्ड जो से हैं ये आपके किसके लिए होते हैं? टीवी टेलीविजन के लिए। यूएसए के अंदर ये भी होते हैं। ये किसके लिए होते हैं? टेलीविजन के लिए। इसमें और ऑस्कर के अंदर डिफरेंस क्या है? ऑस्कर मूवीज के लिए दिया जाता है और टेलीविजन के लिए क्या है? एमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इन दोनों का अगर शायद जैसे ग्रैमी अवार्ड का पूछा गया था, अरूज आफ्ताब का पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी पूछा जा सकता है। तो ये लाजमी आपने एमी अवार्ड्स का डिफरेंशिएट कर लेना है ऑस्कर के साथ, कि ऑस्कर मूवीज के ऊपर दिया जाता है और जो एमी अवार्ड है आपके ये किसके लिए दिए जाते हैं? टीवी के ऊपर आपको इसके लिए दिए जाते हैं। उसके बाद आपको पता है WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने 31 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया हुआ है, पाकिस्तान को क्या कर दिया? उसने ग्रेड 3 इमरजेंसी के ऊपर कर दिया, हाईएस्ट लेवल की इमरजेंसी पाकिस्तान में नाफिज कर दी। अगर ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया हुआ है उसको ग्रेट क्या कहते हैं इमरजेंसी जो सा है, ग्रेट इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया है WHO ने, वो कब किया है? 31 अगस्त को ये डिक्लेयर कर दिया। और WHO आपको पता है कि हेल्थ के हवाले से काफी वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव होती है। और दूसरा फ्लड के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने, जैसे आपका NCOC बना था कोविड के लिए, ठीक है, वो आपका बार बार पूछा गया, अप्रैल 2020 के अंदर बना था। ठीक है,
कोविड के लिए आपका जो सा है एनसीओसी, नेशनल कोऑर्डिनेशन, क्या था उसका नाम, एनसीओसी की पूरी फॉर्म क्या थी, नेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं था, चलो मुझे बता देना कि एनसीओसी स्टैंड्स फॉर क्या था। तो एनसीओसी जो है, जो कि अप्रैल आपका 2020 के, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जज़ाकल्लाह, ठीक है, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि कोविड को टैकल करने के लिए बना था, तो उसके तर्ज के ऊपर एक एनएफआरसीसी बना है, नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। एफ, इसका एक तो प्रोनाउंसिएशन पूछी जा सकती है क्योंकि ये टफ है, एनएफआरसीसी, नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने 29 अगस्त को अनाउंस किया कि हम ये बना रहे हैं, ठीक है। और इसकी पहली मीटिंग जो है वो क्या है, 3 सितंबर को हुई, ठीक है। और इसका चेयर कौन है, इसको चेयर किसने किया, प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वही इसके चेयरमैन है। और इसके अंदर एक डिजिटल डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया 12 सितंबर को। अब ये डिजिटल डैशबोर्ड क्या था, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक बड़ा जो है वो पूछा जाता है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाईजान पाकिस्तान के अंदर पैसे आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो हम पैसा खा जाते हैं। तो ये डिजिटल डैशबोर्ड में ये है कि जितना पाकिस्तान में पैसा आएगा, वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, लिखा होगा कि लेट्स पाकिस्तान को $1 अरब मिला है, तो $1 अरब पाकिस्तान में आया है, तो अब $1 अरब में से इतने पैसे यहाँ यूज हुए हैं, इतने पैसे यहाँ यूज हुए हैं। ये है आपका डिजिटल डैशबोर्ड का मकसद। और ये जो है आपको एनएफआरसीसी जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर ये सारा डाटा जो है डिजिटल डैशबोर्ड के थ्रू अवेलेबल होगा। उसके बाद जो है डब्ल्यूएचओ की बात कर रहे थे, तो डब्ल्यूएचओ के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के लिए, उनका नाम क्या है, डॉक्टर पलिथा गोरांथा जो से हैं, वो जो से हैं, ये इनका ताल्लुक श्रीलंका से है, ये अभी पाकिस्तान आए हुए हैं, ये पाकिस्तान आए हुए हैं फ्लड की वजह से, सवात ये भी रिसेंटली इन्होंने विजिट किया था, तो ये न्यूज में ये काफी इन्होंने मीडिया में इंटरव्यू भी दिए हैं, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पाकिस्तान में उनका क्या नाम है, तो डॉक्टर पलिथा जो हैं उनका नाम आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद ये कुछ डाटा है, इसको आप लोग खुद देख सकते हो कि पाकिस्तान का ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, पाकिस्तान को $12.5 अरब का इकोनॉमी का नुकसान हुआ है फ्लड्स की वजह से। 80 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पाकिस्तान के इफेक्ट हुए हैं, 3/4 ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पाकिस्तान के डूबे हैं, 33 मिलियन लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, 6 मिलियन मतलब 60 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब खाना पीना रिहाइश इस चीज की जरूरत है, और 1300 के ज्यादा पीपल जो हैं वो अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि एस्टेब्लिश अभी होगा और आगे चीजें आएंगी, तो इसमें हम फिर और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इजाफा कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है सितंबर के हद तक इन चीजों को थोड़ा सा देख लेना। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी का लॉस अभी तक कितना हुआ पाकिस्तान का, $12.5 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, ठीक हो गया। एनडीएम में डिफरेंट है, नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी डिफरेंट है, वो 2005 के अंदर बनी थी आपकी, जब पाकिस्तान के अंदर जलजिला आया था 2005 का जलजिला। एनडीएम में डिफरेंट है, ठीक है। एनडीएम में जो है उसको अख्तर नवाज सतीश अख्तर साहब है, मेरे ख्याल में मेजर जनरल है कोई अख्तर, वो उसको हेड कर रहे हैं। एनडीएम में नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी वो डिफरेंट है, 2005 में बनी थी। ये जो एनएफआरसीसी है ये आपकी डिफरेंट है, ये सिर्फ फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, वो ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट है, जलजिला आ जाए, कोई और कुदरती आफात आ जाए तो वो उसके लिए है आपकी। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। यूनिसेफ ने कहा है कि फ्लड की वजह से 3 मिलियन पाकिस्तान के अंदर बच्चे जो से हैं वो रिस्क के ऊपर हैं। उसके बाद जो से हैं ये इंपॉर्टेंट है कि 9 सितंबर को ये जो एंटोनियो गटरस साहब जो से हैं ये पाकिस्तान जो से आए थे, कब आए थे, 9 सितंबर को। प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की, फिर ये बलूचिस्तान भी गए, ये सिंध भी गए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अभी पाकिस्तान में विजिट किया है, किस डेट को किया, 9 सितंबर को ये पाकिस्तान पहुंचे थे एंटोनियो गटरस साहब, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गूगल ने भी हमें जो है $5 लाख जो है 50 मिलियन जो है वो डॉलर्स देने का ऐलान किया है, इसको देख लेना। ये अनदर इंपॉर्टेंट, ये आज जो आपका कल का दिन गुजरा है वो क्या था, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे था, और इसका ऊपर जो है सबसे ज्यादा फोकस क्या था, जो यूनाइटेड नेशन का कि प्रेस फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का बेसिक फंक्शन क्या है कि प्रेस फ्रीडम होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 सितंबर, ठीक है। एक हमने जो सा लिटरेसी डे देख लिया पहले, और डेमोक्रेसी डे, और वैसे अगर किसी को डेज पूरी उसमें चाहिए होंगे तो ये यूट्यूब के ऊपर जो है वो ऑलरेडी लेक्चर अपलोड है, तो आप उसको डिटेल में जाकर जो जो आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैंने क्या है उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं, डेज भी और बुक्स भी, ठीक हो गया। चलो ठीक है, मैं कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद आपका लोकल गवर्नमेंट बिल जो सा है वो 15 सितंबर को पंजाब असेंबली ने पास किया है, इसको देख लेना। और ये आपका 3 महीने पहले पास किया गया था। पहले आपका 24 जून को हमजा शहबाज शरीफ साहब जो आए थे, उन्होंने 24 जून को ये बिल पास किया था, एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट,
उसको खत्म करके एक नया जो सा आप लोगों के लिए क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करनी है, तो आप लोगों को 24 जून का भी पता होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 जो सा 24 जून को एक पेश किया गया था। ठीक हो गया। और उसके बाद जो सा है पंजाब असेंबली जो सा अभी रिसेंटली जो पास हुआ है उसमें क्या है 15 सितंबर को ये पास किया गया है 2022 को। इसके सैलिएंट फीचर्स थोड़े से देख लेना। एक तो पहले जो लोकल गवर्नमेंट की टर्म थी वो कितनी थी, 5 साल थी। 5 साल से इसमें कट करके कितनी कर दी गई है, 4 साल कर दी गई है। एक तो इसका फीचर ये है। ठीक है, तो 15 सितंबर को पास हुआ है, उसकी 5 साल से म्याद खत्म करके कितनी कर दी गई है, 4 साल कर दी गई है। उसके बाद यूनियन काउंसिल के अंदर सीट्स जो है वो रिड्यूस की गई हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर पढ़ लेना, आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि यूनियन काउंसिल के अंदर जो सी हैं वो सीट्स जो सी जनरल सीट्स हैं उनको कितना किया गया है, रिजर्व सीट्स को कम किया गया है, यूथ की सीट्स को कम किया गया है। फिर आपका तहसील काउंसिल जो सा उसको खत्म कर दिया गया है। तहसील काउंसिल आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आपकी क्या होती है, आपका जो सा डिवीजन होता है, फिर जिला आता है, जिले के नीचे आपकी क्या कहते हैं तहसील आती है, फिर उसके नीचे आपकी यूनियन आती है। इस तरह गांव में चले जाए तो वहां आपकी पंचायत का सिस्टम आता है। तो ये एक टायर आपका सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसके अंदर तहसील काउंसिल को, रूरल और टाउन काउंसिल्स को अर्बन एरियाज के अंदर क्या किया गया है, खत्म किया गया है। फिर टेक्नोक्रेट्स की सीट जोन सी हैं उनको आगे पीछे किया गया है। और गुजरात और सियालकोट जोन से हैं उनको 2 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जोन सा है वो किया गया है। तो इसमें ये थोड़ी सी चीजें पढ़ लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ नहीं भी हैं, तो इनको जोन सा है वो देख लेना आप लोग। 81 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 80 डिस्ट्रिक्ट हैं। एनएफ जोन सा है जो आपकी कल मीटिंग हुई है एनएफआरसीसी की, उसके अंदर उन्होंने 80 डिस्ट्रिक्ट जोन से हैं वो बताएं। तो अगर आपने 81 याद करना है तो आप कर सकते हो, इजाजत है आपको। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो सी आपकी कल और आज की ये आपकी लास्ट है। उसके बाद करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे सितंबर के अभी तक के। आप लोगों को मैं बहुत दफा ये बता चुका था, पहले भी आपको पता है कि 2022 का जो समिट है, 22वां समिट है एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कहाँ होना है, समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर होना है। तो ये आपका अब हो रहा है 15 सितंबर से 16 सितंबर। ठीक है, आपको पता है इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं और 9वां मेंबर जो है वो क्या है आपका, ईरान। ईरान को पिछली दफा ओके कर दिया गया था कि अब आप हमारे मेंबर बन सकते हो। और नीचे मैंने ये बताया भी है कि ईरान ने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो साइन कर दिया है। अब वो क्या है, परमानेंट मेंबर जो है वो 2023-24 के अंदर जो ऑफिशियली बन जाएगा। क्योंकि ये वैसे तो एग्जाम में भी अभी पूछा गया था कि रिसेंटली जो 2021 का आपका समिट हुआ था ताजिकिस्तान के अंदर, 2021 का समिट हुआ था, तब इमरान खान साहब वहां गए थे। तो तब जो है ऑफिशियली मंजूरी दी गई थी कि हम ईरान को क्या बनाएंगे, अपना परमानेंट मेंबर, 9वां मेंबर बनाएंगे। तो अब ईरान ने अब साइन कर दिए हैं, तो अब मेरे ख्याल में 2023 के अंदर या 24 के अंदर ये ऑफिशियली मेंबर जो बन जाएगा। लेकिन इसके हवाले से सवाल पिछली दफा भी पूछा गया है, जब भी ये आया था सितंबर, हर साल सितंबर में होता है इसका समिट। तो अभी भी पूछा जाएगा कि जो सा है 9वां मेंबर जो सा है, या रिसेंटली एससीओ ने एक मेंबर कंट्री को ऐड किया है, वो मुल्क कौन सा है, तो वो आपका ईरान है। वो क्या है, आपका ईरान है जिसको जो सा ऐड किया है। और ये जो सा एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हवाले से और भी पूछा जाता है। 2017 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। और अभी जो सा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वहां कौन कर रहा है, ये है हेड ऑफ स्टेट। जो समिट है 22वां जो समिट हुआ है, ये हेड ऑफ स्टेट समिट है। इसमें जो आपकी रियासत है उसके जो सरबराहान है वो जो सा शिरकत उन्होंने की है। तो पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब जो से हैं वो पाकिस्तान को एससीओ के समिट के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम लिखा, इन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी किया था, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको साथ आप लोग देख लेना। दूसरा चीज जो सी है आप लोगों ने ये थोड़ी सी इसमें चीजें ये आप लोग खुद पढ़ सकते हो कि अफगानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और 6 जो से इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, ये कौन कौन से मुल्क हैं, इनको आप लोग देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो है ये कि अब 2023 का जो समिट होना है वो कहां होना है, वो इंडिया के अंदर होना है। 2021 का समिट हुआ ताजिकिस्तान के अंदर। ताजिकिस्तान से प्रेसिडेंसी किसके पास चलेगी, उज्बेकिस्तान के अंदर। तो 2022 का समिट कहां हुआ, उज्बेकिस्तान के अंदर, समरकंद के अंदर। तो अब उज्बेकिस्तान से प्रेसिडेंसी किसने ले ली है, इंडिया ने ले ली है। तो अब 2023 का जो समिट होगा वो कहां होगा, वो आपका होगा इंडिया के अंदर होगा। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई कि उज्बेकिस्तान जो सा है उससे प्रेसिडेंसी किसने, देखो प्रेसिडेंसी का क्या मतलब है, कि प्रेसिडेंसी का मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर अगला समिट होगा। 2021 के अंदर ताजिकिस्तान के अंदर हुआ था। 2021 के अंदर जो इजलास हुआ था एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहां हुआ था, ताजिकिस्तान के अंदर। ताजिकिस्तान से प्रेसिडेंसी जो सी है वो, जैसे मैं अभी आपको G20 की एग्जांपल दे रहा था कि 2021 में G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी, G20 की प्रेसिडेंसी थी इटली के पास।
अब किसके पास चली गई 2022 के अंदर? इंडोनेशिया के पास चली गई। तो इसलिए इंडोनेशिया जो है वो समिट करवा रहा है, ठीक है। इसी तरह एससीओ की जो प्रेसिडेंसी थी वो 2021 में थी ताजिकिस्तान के पास, तो उसके अंदर समिट हुआ। 2022 में प्रेसिडेंसी या चेयरमैनशिप जो है वो कहां चली गई? वो चली गई उज्बेकिस्तान के पास। तो समरकंद के अंदर अभी 15 और 16 सितंबर को उसके अंदर समिट हो रहा है। अब 2023 का जो समिट होना है, या 2023 की प्रेसिडेंसी अब उज्बेकिस्तान से किसने ली है? इंडिया ने उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो ले ली है। तो अब 2023 का समिट जो है वो कहां होगा? इंडिया के अंदर होगा। अब चीज क्लियर हुई है? नहीं, हर कंट्री खुद नहीं ले सकता। मतलब जो मेंबर्स होते हैं ना, रोटेट होते हैं, मतलब इसमें रोटेशन पॉलिसी है। मतलब ये कि अब इंडिया है तो हो सकता है इंडिया के बाद अब पाकिस्तान की बारी हो, ठीक है। इसमें टर्की भी है, इसमें आपका जो सा है उज्बेकिस्तान भी है, इसके बाद रशिया भी है इसके अंदर आपका। रशिया के बाद जो सा है आपका किर्गिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है। तो वो रोटेशन पॉलिसी है कि अब ये नहीं है कि अब लेट्स वो ताजिकिस्तान को 2021 की मिली है तो 2024 की मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें रोटेशन पॉलिसी होती है कि रोटेट हो रही है हर मुल्क के पास। मतलब अगर 8 मेंबर्स हैं तो 8 साल हर हर डिफरेंट बंदे के पास जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। इसमें रोटेशन पॉलिसी होती है। ये प्रेसिडेंसी इसलिए समझा रहा हूं कि स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि 2023 का जो समिट है ना, वो लेट्स सपोज आपको पता है इंडिया में होना है। सवाल ये आ जाता है कि रिसेंटली एससीओ की प्रेसिडेंसी उज्बेकिस्तान से किस मुल्क ने ली है। अब उनको यह पता होता है कि समिट होना है 2023 का इंडिया के अंदर, लेकिन उनको प्रेसिडेंसी के ऊपर कंफ्यूजन हो जाती है कि ये चीज तो हमने नहीं पढ़ी कि प्रेसिडेंसी किसने ली है। इसीलिए मैंने G20 का भी बताया है, इसी तरह जो सा मैं इसी तरह ओआईसी का भी है कि ओआईसी का जो समिट होना है 2022 का वो गैम्बिया के अंदर होना है। तो गैम्बिया ने प्रेसिडेंसी किससे ली है? गैम्बिया ने ली है सऊदी अरेबिया से। जो पहला समिट हुआ था वो सऊदी अरेबिया में हुआ था, और अब जो होना है वो आपका कहाँ होना है? वो आपका गैम्बिया के अंदर होना है। तो इस तरह से ये प्रेसिडेंसी का क्या मतलब है? जिस मुल्क के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या कहते हैं समिट हो रहा होता है, उसको वो इसलिए उस लिहाज से इसे कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेसिडेंसी है इसकी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को उम्मीद है कि अब क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, चले यहाँ से आगे। अच्छा, उसके बाद जो सा है आप लोगों की आज की ये दो तीन, ये इसको मैं एंड में डिस्कस करता हूँ। ये एंड में सिर्फ दो एंड वाले एमसीक्यू देख लो। आपको पता है हंगरी जो सा है वो ईयू जो यूरोपीय यूनियन है जिसके अब 27 मुल्क हैं, जिसके अब क्या है 27 मुल्क हैं। तो ईयू का जो सा है ये मेंबर है। और ईयू आपको पता है जो यूरोप के मुल्क हैं, जो यूरोपीय यूनियन है, वो अपने आपको डेमोक्रेसी के चैंपियन कहते हैं। तो हंगरी के अंदर आपको पता है विक्टर ऑर्बेन जो है वो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो जरा रशिया का जो प्राइम प्रेसिडेंट है प्यूटन साहब, उसके बड़े क्लोज हैं। तो ईयू जो सा है उसने हंगरी को क्या कहा है कि ये हंगरी इज नो लॉन्गर अ फुल डेमोक्रेसी। उसको क्या कह दिया कि ये अब हाइब्रिड रिजीम है। ये क्या है? हाइब्रिड रिजीम ऑफ इलेक्टोरल एटोक्रेसी। एटोक्रेसी क्या होती है? डिक्टेटरशिप। आपकी क्या होती है? डिक्टेटरशिप, एक बंदे का वहां कानून हो। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ईयू ने रिसेंटली कौन से मुल्क को अब कहा है कि फलाना जो मुल्क है इज नो लॉन्गर आ फुल डेमोक्रेसी। तो हंगरी को कहा है ईयू ने कि अब ये फुल डेमोक्रेसी नहीं रहा, बल्कि हाइब्रिड रिजीम ऑफ इलेक्टोरल एटोक्रेसी बन गया है। ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लो कि फुल डेमोक्रेसी कौन सा मुल्क नहीं रहा। तो हंगरी जो सा है ईयू के नजदीक अब वो मुल्क नहीं रहा। और उसके बाद जो सा है ईयू ने वार्न किया है कि जो सा है जो आपकी रशिया यूक्रेन जंग है और क्लाइमेट और उसकी वजह से 345 मतलब ऑलमोस्ट आपके 35 करोड़ लोग जो से हैं वो फूड जो सा है वो स्टारवेशन जो भूख है वो पूरी दुनिया के अंदर क्या करेंगे? फेस करेंगे। ये यूएन ने, ये आज की आपकी न्यूज है, ये आज मैं इसको देख रहा था, तो ये जो सा मैंने इसको देखा है। ठीक हो गया? उसके बाद जो सा है ये लास्ट आपके दो चीजें हैं, ठीक है। ये आपकी लास्ट दो चीजें हैं। ये इनको मैं किस लिए, जिन्होंने इसराइल और फलस्तीन की हिस्ट्री जो सी है स्टूडेंट्स ने किया है, मैंने उनके लिए ऐड किया है। और आज ये जो सा है इनकी क्या है, अल जजीरा के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है। तो उसके ऊपर ये आए हुए थे कि साबरा और शटीला जो सा ये मसाकार हुआ था, ठीक है। ये एक तो पूछा जा सकता है कि साबरा और शटीला मैसाकार जो सा ये किसका हुआ था? फलस्तीन के जो रेफ्यूजीज थे, जो मुहाजिर थे, उनका हुआ था 16 से 18 सितंबर में। कब हुआ था? 1982 के अंदर लेबनान के अंदर हुआ था, ठीक है। आप लोगों को पता, अब आप लोगों को जहन में आ रहा होगा कि सर ये मैंने आप लोगों को बताया है ना अभी जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है कि क्या हुआ आप लोगों का जब जंगें चल रही थी।
जब जंगें चल रही थी, जो वहां के अरब मुसलमान थे, फलस्तीनी थे, वो इर्द गिर्द के जो नेबर कंट्रीज थे, कोई जॉर्डन चले गए, कोई लेबनान चले गए, कोई सीरिया चले गए, कोई मिस्र चले गए, तो उनमें से जो लेबनान गए थे, तो लेबनान के अंदर जो सा है ये क्या थे, शटीला और साबरा जो सा है ये रेफ्यूजीज कैंप थे, तो उनके अंदर फलस्तीनियों को मारा गया था, तो उनको कहते हैं साबरा और शटीला मसाकर। तो ये फलस्तीनियों का मसाकर हुआ था, तो उसकी जो सा है अब क्या है, 30 साल हो गए हैं इसको पूरे, 30 साल ही बनते, 30 साल बनते हैं, 40 साल, हाँ 40 साल हो गए हैं। तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो इसलिए मैंने कहा ये भी आप लोगों को अगर शायद कभी पूछ लिया जाए तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपने रिसेंटली ये टॉपिक पढ़ा है, तो इसलिए आपके जहन में ये बैठ जाएगा। उसके बाद दूसरी आप लोगों ने चीजें याद रखनी है, वो जनरल जियाउल हक साहब के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सितंबर, सितंबर का महीना चल रहा है ना, तो ब्लैक सितंबर जो सा है ये पूछा जाता है कि ब्लैक सितंबर जो सा है, ये पहले भी सवाल पूछा गया है कि ब्लैक सितंबर बेसिकली है क्या। ब्लैक सितंबर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ब्लैक सितंबर जो सा है, ब्लैक सितंबर की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका जॉर्डन के अंदर सिविल वॉर हुई थी। यहां भी मसला ये था कि फलस्तीनी रह रहे थे यहाँ, जो जॉर्डन के लोग थे उनको फलस्तीनी जो हैं वो पसंद नहीं आए, क्योंकि 1967 की 6 डे वॉर हो चुकी थी, ठीक है, 1967 की 6 डे वॉर हो चुकी थी, और आपको पता है उसमें कौन कौन सा इलाके किसके कब्जे में चले गए थे। तो उसमें क्या था, जॉर्डन का जो शाह था उस टाइम पे, शाह हुसैन, उसने जो सा है क्या किया, उसने जो सा है एक वहां जो लोग थे उनके दरमियान एक तरह से सिविल वॉर हो गई, एक दो लोग, बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हुआ, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक सितंबर कहा जाता है। तो मैंने जनरल जियाउल हक का नाम क्यों लिखा, उस टाइम तो ये जनरल जिया नहीं थे जो पाकिस्तान के सदर बने, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान के अंदर, उस टाइम ये ब्रिगेडियर थे और पाकिस्तान की तरफ से वहां गए हुए थे। तो कहा जाता है कि ब्लैक सितंबर के अंदर जो मैसाकार हुआ था, और जो उसमें क्या कहते हैं, जो वहां कत्लेआम किया गया था लोगों का, उसके अंदर ब्रिगेडियर साहब थे ये उस टाइम पर, जिया साहब, तो इनका नाम भी लिया जाता है। काफी सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं थे उस टाइम पे, इन्होंने इस तरह से नहीं किया था, लेकिन इनका नाम आता है, जिसकी वजह से ब्लैक सितंबर पाकिस्तान के अंदर बड़ा फेमस है, कि जिया साहब ने जो सा है 1970 के अंदर जो सा फलस्तीनियों को भी मारा था वहां शाह ऑफ जॉर्डन के हुक्म के ऊपर। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो पाकिस्तान के हवाले से भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सितंबर चल रहा है, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को ये ब्लैक सितंबर का भी इसके साथ ही बता दूं। और आप लोगों ने रिसेंटली अभी इसराइल फलस्तीन की हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप लोगों को ये जरा थोड़ी सी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक आप लोगों के हाफ करंट अफेयर्स हो गए, हाफ इंशाल्लाह जब सितंबर आपका खत्म होगा, तो आप लोगों को तब इंशाल्लाह तब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से आगे चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स से उम्मीद है कुछ चीजें समझ आई होंगी, क्लियर है, चीजें क्लियर हैं यहाँ तक। किसी का कोई सवाल जवाब हो तो मुझे बताओ, या कोई चीज समझ ना आई हो। डॉक्यूमेंट्री का नेम, चलो मैं भेजूंगा, क्लियर है, ऑल क्लियर। चाचा मुझे याद है आपने एक सवाल पूछा हुआ था, वो क्या कहते हैं, मेरे जहन से बाद में उसका आंसर करना भूल गया। आपने जेएफ कैनेडी और उसको ना मिक्स किया हुआ था। जेएफ कैनेडी जोन सा है वो बाद का प्रेसिडेंट है, वो मैं बता रहा था कि रूजेवेल्ट जोन से हैं वो, रूजेवेल्ट तो 1901 के अंदर आया, जेएफ कैनेडी आया आपका 1960 के अंदर, मतलब 1960s के अंदर आया, तो वो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं दोनों। आप लेक्चर को दोबारा भी सुनोगे ना, तो वो मैं असल में बताना ये चाह रहा था कि एक इलेक्टेड यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, एक ओवरऑल यंगेस्ट है, क्योंकि वो मैकिनली साहब की डेथ हो गई थी, ठीक है। ठीक है, फुटबॉल के अंदर पाकिस्तान बैन था, पाकिस्तान की विमेन टीम जो सी है वो बैन थी इस वजह से। ये पीडीएफ की फाइल जो सी है, मैंने बताया है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ड्राइव का लिंक है, उसके अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी, पिछली फाइल भी इसी के अंदर अपलोडेड है ऑलरेडी आप लोगों को। वो पाकिस्तान के जो फुटबॉल फेडरेशन है ना, उसके मसले हैं। जो फीफा चाहता है कि पाकिस्तान का जो बोर्ड हो वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उसके अंदर सियासी मुदाखलत होती है जिस वजह से।
ठीक है, कोई और सवाल? नहीं, कोई रिमूव नहीं किया लेक्चर मैंने। अच्छा, वहाँ यहाँ से मुझे एक चीज याद आई है आप लोगों का। इस हफ्ते तो आपका जो सा है मेरी साइड से चीजें खत्म हो जाएंगी। अगले संडे पूरे साल के जो आपके करंट अफेयर्स है उनका टेस्ट होगा। ये मैं ग्रुप में भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। अगले संडे इंशाल्लाह आप लोगों का 100 MCQs पूरे पिछले पूरे साल के, मैंने आप लोगों को पिछले 2 हफ्ते का कहा हुआ कि आप रिवाइज करें। तो पूरे साल के जो आपके करंट अफेयर्स हैं, इंक्लूडिंग सितंबर को चलो छोड़ के, या सितंबर को भी ऐड कर लेंगे, तो ये पूरा आपका करंट अफेयर्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा। वो हफ्सा वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो लेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं था। वो आप अरब इसराइल हिस्ट्री कर लो, वही उसमें वही चीजें डिस्कस की हुई हैं। वो आप उसकी टेंशन ना लो, वो अरब इसराइल हिस्ट्री वो सेम ही है। इंग्लिश, इस्लामियत, एवरीडे साइंस वो आपको मैम करवाएंगे। मेरी चीजें इंशाल्लाह खत्म हो गई हैं। अब आप लोगों से जो MCQs वाला बैच है उसके अंदर मुलाकात होगी मेरे से आपकी। जी जी, इंशाल्लाह मंडे। हेड ऑफ स्टेट जो होता है ना आपका, हेड ऑफ स्टेट जो सा होता है, जो आपकी रियासत, रियासत और गवर्नमेंट में फर्क है। आपकी एक रियासत के अंदर, आपके रियासत के अंदर आपकी गवर्नमेंट आती है। उसके अंदर जो सा है आपका क्या कहते हैं, आपकी लेजिस्लेटर आता है, आपकी जुडिशरी आती है, आपकी गवर्नमेंट आती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ योर स्टेट। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी आई थिंक आपसे मैम ने कुछ बातें करनी है। मुझे आप लोग इजाजत, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा। बाकी आपको मैम इंशाल्लाह चीजें बता देंगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा सर, आप जाइएगा नहीं, लॉग आउट आपने करना होगा मतलब। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे मंडे से इंशाल्लाह, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। अच्छा, पहले तो ये कि मंडे से लेकर जो आपका सैटरडे तक होगा, ये ओपन लेक्चर्स होंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ओपन होंगे। ये हम यूट्यूब पे ही करेंगे, ये जूम पे नहीं करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे इसलिए करेंगे कि जूम पे जो है स्टूडेंट्स की लिमिट कंप्लीट हो जाती है। बाकी इसके बाद सैटरडे के बाद जो मंडे आएगा, और उससे हमारा जो क्लासेस होंगी वो सारी पेड क्लासेस होंगी, और वो जूम पे होंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये इसमें हम क्या क्या करवा रहे हैं, एमपीटी का सिलेबस होगा इसमें। ये सारी आउटलाइंस हैं, ये आपके साथ शेयर हुई हैं आप लोगों के ग्रुप्स में, और दोबारा भी कर दी जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आउटलाइंस है, क्या क्या हमने करवाना है। एमसीक्यू बेस्ड जो है ये सेशन होगा। टॉपिक वाइज इसमें जो है एमसीक्यूज होंगे, सब्जेक्ट वाइज। डेली के 50 एमसीक्यूज होंगे आपके। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों का उसी का टेस्ट होगा डेली। फिर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन इस हवाले से? अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हो गया, एफआईए का हो गया, और लेबर डिपार्टमेंट का हो गया। यानी कि एफपीएससी और पीपीएससी के जितने भी एफपीएससी और पीपीएससी के जितने भी वन पेपर एग्जाम्स हैं, उनके रिलेटेड जो है तैयारी करवाई जाएगी। ड्यूरेशन जो होगा इसका 1 मंथ का होगा। क्लासेस जो हैं आपकी डेली की जो टाइमिंग होगी इसकी 8:30 होगी। 8:30 PM इसकी टाइमिंग होगी। और इसके अलावा जो टेस्ट आप लोगों से लिया जाएगा वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिया जाएगा। ठीक है, 12 बजे।
सीट्स इसमें जो है लिमिटेड हैं, 100 सीट्स हैं टोटल। इससे ज्यादा जूम में जो है लिमिट नहीं है, तो 100 से ऊपर स्टूडेंट्स हमने लेने नहीं है। 2000 इसकी फी है, जिसमें आपके डेली के लाइव लेक्चर्स होंगे जूम पे, और डेली की जो है टेस्टिंग होगी, और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस फी में आपको। ग्रुप ज्वाइन अगर किसी ने करने हैं, ये देखें ये नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, यहाँ आप कांटेक्ट करेंगे, अपना नेम बताएंगे, आप लोगों को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। नहीं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करवाते। हाँ सर, गाइड जरूर कर देंगे आपको, एक लेक्चर रख लेंगे सर के साथ। बाकी ये सब आप लोगों को अब क्लियर हो गया। फी आपने जो है अपने इन्हीं नंबर्स पे सबमिट करवा के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको जो है रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जहाँ पे सब बच्चों जो होंगे वो पेड होंगे। ठीक है, मंडे को आप लोगों का ओपन जो है लेक्चर होगा फर्स्ट 8:30 PM पे, जिसपे आप लोग सब जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। चले मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, मैंने आज तकरीबन 200 स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया है, बाकी भी बहुत सारे रह गए हैं, उन सबको भी करती हूँ। आप लोग ना थोड़ा ऐसा किया करो, या तो मुझे कॉल कर लिया करो, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, कॉल कर लिया करो डायरेक्ट, या फिर आप लोग ऐसा करो कि बार बार मैसेज कर दिया करो। और जब आप मैसेज करते हो ना, जब आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हो, वेट ना किया करो मेरे रिप्लाई का। आप लोग अपनी पूरी कंप्लीट बात जो है ना टेक्स्ट फॉर्म में मुझे सेंड कर दिया करो, फिर मैं उसका जैसे ही देखा करूंगी आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी उसका। जी, टेस्ट हमारे होंगे, टेस्ट नहीं रुकेंगे। चलें ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं, और मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलते हैं 8:30 PM पे। इसी चैनल पे जो है लाइव आप लोगों की क्लासेस होंगी। आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, इंग्लिश आप लोगों को मैंने करवानी है, और मंडे से इंशाल्लाह जो है